नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर की चर्चा होने वाली है वो हमारी संप्रभुता से भी जुड़ी हुई खबर है। और वो इस बात से भी जुड़ी हुई खबर है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप में स्वतः ही राष्ट्रवाद की अलख जगाती है। और राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाला वो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, जो भारत के बच्चे बच्चे की रग में बसता है, उसी वंदे मातरम से कांग्रेस को और कांग्रेस के लोगों को कितनी परेशानी है, आज इसी पहली खबर को आपके बीच रखने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र और मातृभूमि की भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक वंदे मातरम। कांग्रेस ने एक बार फिर से इसी को लेकर घृणा दिखानी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां देश इस कालजयी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है, केंद्र की मोदी सरकार इसे राष्ट्रगान के समकक्ष सम्मान दिलाने और लाल कोट की प्राचीर से पूरे देश में इसके सभी छंदों के सामूहिक गायन को प्रोत्साहन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का रुख आज भी वैसा ही है जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय था। कांग्रेस का ये चरित्र दशकों बाद भी नहीं बदला है। जब भी वंदे मातरम के पूर्ण रूप से गायन या इसके सम्मान की बात आती है, कांग्रेस और उसके तुष्टीकरण वाले सहयोगी दल विरोध में खड़े हो जाते हैं। हालिया तस्वीर केरलम से सामने आई है और केरलम से सामने आए विरोध ने एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है कि कांग्रेस के नेताओं के भीतर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर किस हद तक घृणा भरी हुई है। जी हां, घृणा ये शब्द हमें आज इस्तेमाल करना पड़ रहा है और हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आगे आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता ये तक कहने से हिचक नहीं रहे हैं कि भले ही उन्हें गोली मार दी जाए लेकिन वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भारत के स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर जब एक अभूतपूर्व दृश्य पूरी दुनिया देखने वाली है, रक्षा मंत्रालय पहले ही यह जानकारी दे चुका है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है कि लाल कोट, जिसे आप लोग लाल किला कहते हैं, लाल कोट के प्राचीर से प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरे वंदे मातरम के सभी छंदों का गायन किया जाएगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य विषय ही वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति रखा गया है। इसके तहत गृह मंत्रालय के प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के निर्देशों के तहत देश भर में राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंदों का सामूहिक गायन सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां तक कि आमंत्रण पन्नों पर भी इसके पूरे बोल छापे गए हैं ताकि सभी नागरिक साथ में इस गीत को महसूस कर सकें। लेकिन एक तरफ जहां पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए तैयार खड़ा है, वहीं केरलम की यूडीएफ समर्थित राजनीति और कांग्रेस नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केरलम के मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा द्वारा 6 अगस्त को जारी उस सर्कुलर के बाद विवाद खड़ा हो गया जिसमें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाने का प्रशासनिक निर्देश दिया गया। इधर निर्देश निकला और उधर ही शुरू हो जाती है राजनीति। इस निर्देश के आते ही केरलम में सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच घबराहट फैल गई। केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राज्य में सरकारी कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय गीत के सभी छंद नहीं गाए जाएंगे और केवल पारंपरिक रूप से चले आ रहे शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। इससे भी आगे बढ़कर कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं राधा मोहन उन्नीथन। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि हम इस जीवन में वंदे मातरम का पूरा गायन स्वीकार नहीं कर सकते।
नरेंद्र मोदी हमें गोली मारने की धमकी दे तब भी वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया जाएगा। ये शब्द कहा गया है, ये वाक्य कहा गया है कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि राज्यपाल और राजभवन लोकतंत्र को कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं। अब सोचिए, वंदे मातरम जो इस देश की ताकत है, जो इस देश की खंड खंड में, इस देश के कण कण में रचता बसता है, उसे कहा जा रहा है कि वो लोकतंत्र को कमजोर करने की राजनीति कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में यह उजागर हो जाता है कि कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं के लिए राष्ट्रगीत का पूरा गायन एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वंदे मातरम के पूर्ण रूप से गायन का विरोध नया नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक लंबा तुष्टीकरण का इतिहास छिपा हुआ है। वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों में भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य, सस्य श्यामलाम, मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम की वंदना की गई है, जिन पर किसी को आपत्ति नहीं होती। विरोधियों की समस्या इसके बाद के छंदों से शुरू होती है। बाद के छंदों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता को शक्ति स्वरूपा बताया है और भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में चित्रित किया है और मां दुर्गा की 10 प्रहण धारिणी यानी 10 हाथों में शस्त्र धारण करने वाली शक्ति के रूप में मातृभूमि का आवाहन किया है। और बस यही तकलीफ है कांग्रेस के प्रतिनिधियों को। केरलम में कांग्रेस और सीपीआईएम और उनके राजनीतिक सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हमेशा से ये रुख रहा है कि बाद के हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं से जुड़े आवाहन, प्रतीक और धार्मिक चित्र शामिल किए गए हैं। इनका तर्क रहा है, या इसे कुतर्क भी कह सकते हैं। ये कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसे धार्मिक प्रतीकों वाले छंदों को आधिकारिक राष्ट्रीय गायन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। जहां पर मां भारती की आराधना की बात हो, जहां पर मां भारती की शक्ति की बात हो, वो शक्ति जो जन जन में बसती है, वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जो जन जन में बसता है, वो इसे धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर तौलते हुए इन छंदों से गुरेज करते हैं। वास्तव में यह विरोध वैचारिक न होकर शुद्ध रूप से वोट बैंक और तुष्टीकरण का गणित है। मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कांग्रेस और उसके वामपंथी सहयोगियों ने हमेशा ये नैरेटिव गढ़ा कि बाद की पंक्तियां एकेश्वरवाद यानी एक खुदा के सिद्धांत के खिलाफ है। और इसी मुस्लिम लीग और कट्टरपंथी वोट बैंक के दबाव में वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली यूडीएफ और कांग्रेस राजनीति आज भी पस्त नजर आ रही है। इस तुष्टीकरण की राजनीति का ही यह नतीजा है कि देश के राष्ट्रीय गीत को काट छाट कर आधा अधूरा करने की वकालत आज भी कांग्रेस द्वारा खुलकर की जा रही है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्राणवायु है और राष्ट्रभक्ति का वो अमर स्वर है जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की थी। इस कालजयी रचना की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी और बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। इस गीत की रचना का समय वो था जब ब्रिटिश शासन भारत में अपने पैर पसार रहा था और भारतीयों पर ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द क्वीन गाने का दबाव बनाया जा रहा था। उस वक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ब्रिटिश हुकूमत के इस औपनिवेशिक औपनिवेशिक जो संस्कृति थी उस थोपने के जवाब में अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और शक्ति का जय घोष करते हुए वंदे मातरम की रचना की थी। 150 साल पहले रचे गए इस गीत ने देखते ही देखते पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं इसे स्वरबद्ध करके पहली बार गाया था और इसके बाद बंगाल विभाजन के दौरान यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का सबसे बड़ा नारा बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मतंगिनी हजारा जैसे वीरांगनाओं से लेकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अनगिनत वीर सपूतों ने
ब्रिटिश पुलिस की लाठियां खाते हुए फांसी के फंदे को चूमते समय भी अगर मुख से कुछ निकाला तो वो इसी वंदे मातरम का उद्घोष था। ये गीत भारत की राष्ट्रीय एकता, गौरव और औपनिवेशिक दास्तां के खिलाफ स्वाभिमान का प्रतीक बना। लेकिन जिस गीत ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लाखों युवाओं को बलिदान देने की प्रेरणा दी हो, जो हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर जाते थे भारत माता पर, उसी गीत को आज कांग्रेस नेताओं द्वारा खारिज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति फिट नहीं बैठती है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का यह घृणास्पद और समझौतावादी चरित्र वैसे नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की ऐतिहासिक भूलों में भी छिपी हुई है। 1937 में जब देश में प्रांतीय चुनाव हुए और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तब मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के गायन पर कड़ा एतराज जताया। जिन्ना का तुष्टीकरण करने और मुस्लिम लीग को मनाने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रीय गीत के साथ घोर समझौता कर लिया। 1937 के कोलकाता अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 छंद को ही स्वीकार करने और बाकी छंदों को आधिकारिक कार्यक्रमों से हटाने का प्रस्ताव पारित भी कर दिया। तर्क ये दिया गया कि बाद के छंदों में हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है, जिससे गैर हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी शुरुआत थी। आगे चलकर जब संविधान सभा में राष्ट्रगान चुनने की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने से साफ मना कर दिया। तर्क दिया कि वंदे मातरम की धुन ऐसी नहीं है जिसे बैंड पर बजाया जा सके। सोचिए, जो धुन मन से, मस्तिष्क से, आत्मा से निकल रही हो, वो बैंड पर फिट नहीं बैठ रही थी और इसलिए उसे रोक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तुत इसे किया जा सके, यह भी आधार बनाया गया। जिस गीत ने देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट किया हो, पिरो कर रख दिया हो, देश के हर उस नौजवान को, हर उस शख्स को, हर उस व्यक्तित्व को जो मां भारती के लिए जीता मरता हो, उसे नेहरू और कांग्रेस ने इस रवैये के कारण मुख्य राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिल सका उस गीत को, और उसे काट छाट कर केवल 2 छंदों तक ही सीमित कर दिया गया। कांग्रेस के इस रवैये के विपरीत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वंदे मातरम के पूर्ण सम्मान के सबसे बड़े पक्षधर थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक वक्तव्य देते हुए स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि जन गण मन भले ही भारत का राष्ट्रगान होगा, लेकिन वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसको जन गण मन के बिल्कुल समान दर्जा और सम्मान दिया जाएगा। लेकिन यहां भी कांग्रेस की उत्तरवर्ती सरकारों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस भावना और आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दशकों तक वंदे मातरम उपेक्षित रहा और इसके गायन को लेकर विवाद खड़े किए जाते रहे। वर्षों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस सोच को वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर संसद में इसके इतिहास, महत्व और योगदान पर 10 घंटे की विशेष चर्चा आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने इस बहस की शुरुआत की। यही नहीं, केंद्र सरकार संसद में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भी लेकर आई है, जो राज्यसभा से पारित हो चुका है। इस विधेयक के माध्यम से वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी और संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब वंदे मातरम का अपमान करना ये या इसके गायन में बाधा डालना एक गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आज जब देश अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ और वंदे मातरम के 150 साल का जश्न मनाने जा रहा है, तब राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण के बीच का अंतर पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वर्तमान मोदी सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों, स्वतंत्रता सेनानियों, भारत के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान और वंदे मातरम जैसे पवित्र स्रोत को उसका खोया हुआ
संवैधानिक सम्मान वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने उसी पुराने तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है। केरला में कांग्रेस सांसद का यह कहना कि गोली मार दो लेकिन पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कोई अनजाने में दिया गया बयान नहीं है। यह कांग्रेस की उसी दशकों पुरानी मानसिकता का विस्तार है, जहां राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय गीत के सम्मान से ऊपर वोट बैंक की राजनीति को रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से शुरुआत हुई, इसकी शुरू हुआ वंदे मातरम के प्रति उपेक्षा और कटौती का सिलसिला आज भी राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के दौर में भी बदस्तूर जारी है। इससे स्पष्ट है कि साल बीत गए, दशक बीत गए, सत्ता के समीकरण बदल गए, लेकिन कांग्रेस का चरित्र नहीं बदला। जिस राष्ट्रगीत ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की चूलें हिला दी हों, उससे कांग्रेस को आज भी घृणा है। लालकोट से पूरे वंदे मातरम का गूंजना जहां 140 करोड़ भारतीयों की स्वाभिमान और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक है, वहीं कांग्रेस का इसका विरोध करना यह सिद्ध करता है कि उसके लिए राष्ट्रहित से बड़ा आज भी तुष्टीकरण का ही एजेंडा है। यही कांग्रेस का डीएनए है और यही कांग्रेस की सच्चाई भी। जनमत में अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम विवादों की बारिश होते हुए देखते रहे, जिसमें हम सिर्फ हंगामों की बौछार देखते रहे और जिसमें हम जनता जनार्दन के पैसों को किस तरह से उनके पैसों पर उनकी गाड़ी कमाई को कैसे पानी में फेरा जाता है, उस तस्वीर को देखते रहे। ये तस्वीर आज भी नजर आई। संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 3 हफ्तों के पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो राहुल गांधी की रणनीति पर बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। शुरुआत 25 जुलाई से हुई, जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में सरकार को घेरा और छात्रों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। धर्मेंद्र प्रधान ने उसी दिन शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद भी संसद का गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सरकार लगातार संवाद से समाधान का रास्ता ढूंढती रही, लेकिन कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करता रहा और हर बार मांगों का केंद्र बदलता रहा, गोल पोस्ट चेंज होता रहा। अब जब यह मांग की जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में जवाब देने की मांग को भी जब सरकार पूरा कर रही है, तो इसके बाद भी अब गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा और विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरा। अब जब सरकार तैयार है, तब भी हंगामा जारी है और सरकार ये कह रही है कि भाई अब तो जवाब देने के लिए सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब क्यों भाग रहे हैं राहुल साहब। 10 अगस्त को सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया कि सरकार छात्र आंदोलन के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है और गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए भी तैयार है। और यहीं से ही जब सरकार ने मांग मान ली, सरकार ने समाधान ढूंढ लिया, तो यहीं से ही एक बार फिर से गोल पोस्ट चेंज करने वाली राजनीति जो कांग्रेस और राहुल गांधी की रही है, वो एक बार फिर से शुरू होती है। और सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जब सरकार जवाब देने को तैयार है, तो फिर संसद में आखिर गतिरोध क्यों हो रहा है? क्या राहुल गांधी का उद्देश्य छात्रों के सवाल का जवाब हासिल करना नहीं, बल्कि सरकार को राजनीतिक तौर पर घेर कर सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव तैयार करना है? और इस बीच झारखंड की तस्वीर भी देखिए। इस पूरे विवाद को और गंभीर झारखंड की तस्वीर बनाती है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने विधानसभा का घेराव भी किया और देखा हमने किस तरीके से देर रात लाठियां बरसाई गई उन छात्रों पर जो किसी तरीके की कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी मांगे रख रहे थे। बावजूद उसके हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने
राहुल गांधी के समर्थन वाली सरकार की पुलिस ने इन छात्रों पर बर्बरता दिखाई। आंदोलन के बीच छात्रों ने आज शाम मौन मार्च निकालकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से फिर से सामने रखा और दूसरी तरफ झारखंड बंद का असर भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा तो जरूर की, लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो सवाल ये उठता है कि यहां पर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है, केवल निंदा ही क्यों। ये कहा जा रहा है कि राहुल मौका परस्त है, अगर उनको छात्रों की इतनी चिंता है तो उन्हें सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, तब ये लगेगा भी कि हाँ, वो छात्रों की आवाज बन रहे हैं और छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई दे रही है। अब राजनीतिक सवाल यह है कि क्या कांग्रेस झारखंड सरकार पर उसी तरह दबाव बना रही है जिस तरह राहुल गांधी केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे? क्या जेपीएससी, जीएसएससी विवाद और छात्रों की मांगों को राहुल गांधी संसद में उतनी ही मजबूती से उठा रहे हैं? और यही सवाल आज इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी को झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर घेरा और पूछा कि जब दिल्ली के छात्रों के लिए संसद में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी तो झारखंड के छात्रों के मामले में कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता इतनी कम क्यों है? अब आगे राहुल गांधी के सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ संसद है जहां सरकार तैयार है, जहां गृहमंत्री जवाब देने को तैयार है, और दूसरी तरफ झारखंड है जहां छात्र अपनी मांगों और अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या राहुल गांधी संसद को चर्चा का मंच बनने देंगे और अमित शाह का जवाब सुनेंगे, गृहमंत्री का जवाब सुनेंगे, या फिर छात्र मुद्दे को, जेनजी के मुद्दे पर कोई नया राजनीतिक मुद्दा सामने आएगा? और क्या कांग्रेस झारखंड के छात्रों के लिए सिर्फ बयान तक सीमित रहेगी या राज्य सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का दबाव भी बनाएगी? क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या दिल्ली से रांची तक छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी का रुख एक जैसा है? क्या दिल्ली के जो छात्र थे, जिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए वो प्रयागराज पहुंचे हुए थे, क्या झारखंड के छात्रों की वो गूंज भी विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस राहुल गांधी के कानों तक पहुंचेगी, या फिर राजनीतिक एजेंडा सेट करने का ये जो खांचा है वो सिर्फ और सिर्फ सड़क पर हंगामे, संसद के अंदर हंगामे और दोयम चरित्र की तस्वीर ही प्रस्तुत करता रहेगा? ये सवाल अभी समय के गर्भ में है। तो मॉनसून सत्र सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भीड़ चढ़ता रहा। विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस छात्र मुद्दे को लेकर आज भी हंगामा करती रही। आज भी कमोबेश हमने वही तस्वीरें देखी कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, सदन स्थगित करना पड़ता है, विधायी चर्चा ठंडे बस्ते में चली जाती है। और ऐसे में दूसरी तरफ झारखंड में छात्रों पर देर रात, वो झारखंड जहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, वहां छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन इस लाठीचार्ज पर यही कांग्रेस और यही विपक्ष मौन साधना करता है। यानी एक तरफ संसद में हंगामा और छात्रों की बात हो रही है क्योंकि वो छात्र उनकी राजनीति के खांचे में फिट बैठते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि झारखंड में सीमाएं बदलते ही, सरकार जब बदलती है तो फिर राजनीति का चरित्र भी बदल जाता है और इसलिए सिर्फ निंदा से काम चल जाता है। और इसलिए जरूरी है इस सवाल का जवाब कि छात्र हित में ये चयनात्मक राजनीति क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? जिस मुल्क को 14 अगस्त का फर्जी जश्न मनाना था, उसकी तबाही का परवाना तो 11 अगस्त को ही लिखा जा चुका है। जी हां, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के जाबाजों और बलूच राष्ट्रवादियों ने पाकिस्तान के जुल्म और तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान दशकों से अपनी जागीर समझकर लूट रहा था, जिस संप्रभुता को 1947 में धोखे और बंदूक की नोक पर हड़पा गया था, आज उसी बलूचिस्तान के बलूच वीरों ने यह घोषित कर दिया है, यह घोषणा कर दी है कि पाकिस्तान के नापाक कब्जे से अपनी जो संपूर्ण आजादी है
वो किस तरीके से, उसका परचम किस तरह से बुलंदी की तरफ पहुंच चुका है। पाकिस्तान की आवाम और उसकी बिकाऊ हुकूमत पूरी दुनिया को 14 अगस्त का झूठा पाठ पढ़ाती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो खूनी पन्ना पाकिस्तान ने छुपाया था, आज बलूच शेरों ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया है। कलात की असली आजादी 11 अगस्त 1947 को कलात की रियासत ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। पाकिस्तानी फौज की डकैती में, जिसपे महज कुछ महीनों के बाद ही मार्च 1948 में पाकिस्तान की नापाक फौज ने धोखे से बंदूक तानकर कलात पर जबरन कब्जा जमा लिया था। 79 सालों का जो ये खूनी इतिहास है, ये भी सबको जानना चाहिए कि पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान के लोग अपनी संप्रभुता और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के तानाशाहों ने इस आवाज को गोलियों की तड़तड़ाहट से दबाने की कोशिश की। आज 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादियों ने दुनिया को ये बता दिया कि 1947 का वो अधूरा हिसाब आज पूरा हो चुका है। बीएलए के वीरों ने यह प्रमाणित कर दिया कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं, वो एक कब्जा किया हुआ इलाका था जिसे आज स्वतंत्र करा लिया गया है। चीन के ड्रैगन की कमर भी टूटी है, सीपेक का जनाजा भी निकला है। पाकिस्तान की जिहादी हुकूमत ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए बलूचिस्तान की धरती को ड्रैगन यानी चीन के कदमों में नीलाम कर दिया था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के नाम पर ग्वादर की पावन धरती को चीनी अय्याशों और लुटेरों का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी के जाबाजों ने ड्रैगन और पाकिस्तानी फौज दोनों को उनकी औकात याद दिला दी। बलूच राष्ट्रवादियों का सीधा संदेश, हमारी धरती का सौदा करने वाले चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी जनरल्स, हमारी गैस, हमारा सोना, हमारा तांबा और हमारा ग्वादर बंदरगाह लूटने का तुम्हारा सपना अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ग्वादर से लेकर क्वेटा तक और तुर्बत से लेकर मकरान तक चीनी परियोजनाओं पर बीएलए के सटीक प्रहारों ने बीजिंग के अरमानों पर पानी फेर दिया। चीन का अरबों डॉलर का निवेश अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। पाकिस्तानी सेना का नस्ल कुशी वाला घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। सच्चाई यह है कि जो देश धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बना हो और जिसकी बुनियाद ही नफरत पर टिकी हो, वो कभी अपने नागरिकों का भला कैसे सोच सकता है। दशकों से पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान में जो जुल्म ढाए, उसे देखकर इंसानियत भी कांप उठे। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का खूनी खेल हमने देखा है। हजार बलूच युवाओं, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और पत्रकारों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई रात के अंधेरे में उठा ले गई और इनकी लाशें सड़कों पर फेंक दी गई। माताओं और बहनों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। अपनी औलाद की सलामती की भीख मांगती बलूच माताओं का सब्र आज ज्वालामुखी बनकर फूट चुका है। सैन्य अभियान के नाम पर किस तरह से कत्लेआम हुआ, ये दुनिया ने देखा है। निर्दोष नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी करने वाले नापाक फौज आज खुद अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही है। बलूच वीरों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, जब अत्याचार की सीमा पार हो जाती है, तो बंदूक की गोली का जवाब केवल आजादी की ज्वाला से दिया जाता है। सैन्य ताकत के घमंड में चूर असीम मुनीर और इस्लामाबाद के कायर नेता ये भूल गए थे कि इतिहास हमेशा अत्याचारियों को गर्त में धकेलता है। आज बीएलए ने पाकिस्तान की सुरक्षा बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। बंकरों में दुबकी पाकिस्तानी फौज, बलूचिस्तान की चेकपोस्ट पर तैनात पाकिस्तानी सैनिक अब अपनी वर्दी छोड़कर भाग रहे हैं। इस्लामाबाद के गलियारों में मातम छाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि बलूचिस्तान के हाथ से निकलते ही पाकिस्तान का आर्थिक और रणनीतिक ढांचा पूरी तरह से ढह जाएगा। अब दुनिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान कोई एक मुल्क नहीं, बल्कि कब्जे में रखे गए बेबस इलाकों का एक कमजोर ढांचा है, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है तो दूसरी तरफ पीओजे है। ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है ये पाकिस्तान। 14 अगस्त को अपनी आजादी का ढोंग रचाने की तैयारी कर रहा था। अपने फटेहाली के दौर में भी झूठे गुब्बारे फुला रहा था, लेकिन 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादियों ने पाकिस्तान के नक्शे की जो दुर्दशा की है, उसके बाद 14 अगस्त को जश्न नहीं बल्कि पाकिस्तान की बर्बादी का मातम बनाया जाएगा। बलूचिस्तान का ये संघर्ष केवल कुछ नारों या झंडों तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष है अपनी पहचान का, अपनी सरजमी के संसाधनों पर अपने अधिकार का और पाकिस्तानी हुकूमत की गुलामी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति का।
बीएलए के वीरों ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी की इस लड़ाई को अब कोई सैन्य कार्रवाई, कोई चीनी ड्रैगन और कोई इस्लामाबाद का फरमान नहीं रोक सकता है। पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान का कटना तय हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि बलूचिस्तान स्वतंत्र कैसे होगा, सवाल तो ये है कि 14 अगस्त मनाने लायक पाकिस्तान का बचा कुचा हिस्सा अब नक्शे पर रहेगा भी या नहीं। अब आइए देश के अंदर की कुछ खबरों को भी आपके सामने रखते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आती है, जहां सांसदों के खिलाफ संत समाज और समवैचारिक हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। संगठनों ने सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि संसद परिसर में साधु संतों की वेशभूषा धारण कर राजनीतिक प्रदर्शन के जरिए सनातन परंपराओं और संत समाज का अपमान किया गया। संगठनों ने अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े चोरी के मामले को लेकर संत समाज को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से तीनों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की भी महत्वपूर्ण मांग संतों द्वारा उठाई गई है। संत साधु समाज पुजारी और देश भर में जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि सनातन का अपमान करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं। अभी संसद भवन के सामने जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसके सामने पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रताप सिंह जी ने मिलकर के जो संत वेश बना करके संतों का अपमान किया। संत केवल वेश नहीं है, सनातन की परंपरा का प्रतीक है। हमारी हिंदू संस्कृति में संतों का बड़ा महत्व है और संतों का महत्व हम तो संतों में कहते हैं वेश की पूजा होती है। विवेश दिया हुआ है, ये भगवान का वेश मानते हैं। संत वेश को भगवत का वेश मानते हैं, भगवान का वेश मानते हैं और उसका अपमान यानी पूरे सनातन समाज का अपमान ये कहलाएगा। और उसको आप स्वांग रच करके वो एक दिखाना चाहते हैं कि सनातन को एक प्रकार से आप बदनाम करने का ये करते हैं। और बहाना क्या लगा रहे, राम मंदिर में जो चोरी की घटनाएं हुई, वो घटना करने वाला कोई संत नहीं था, वहां कर्मचारी हैं। व्यक्ति के मन में लोभ आ सकता है, लोभी कोई भी हो सकता है और वो लोभी व्यक्ति था उसमें। अब बात हिमाचल प्रदेश के शिमला की है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की है। बठिंडा से जुड़े एक नशा तस्करी नेटवर्क की जांच के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ 9 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त और फ्रीज की है। कार्रवाई की शुरुआत 20 जून को कनलोंग के एक होम स्टे से हुई, जहां 16 ग्राम चिट्टे के साथ गोपाल कुमार गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी गुरुवचन उर्फ गुरु को मोहाली से 162 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा। जांच में दीपक कुमार उर्फ कर्णी बराड़ को नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया गया, जिसे भटिंडा से गिरफ्तार किया गया। वित्तीय जांच में लग्जरी गाड़ियों, कमर्शियल प्रॉपर्टी, मकान और बैंक बैलेंस समेत करीब 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। शिमला पुलिस के अनुसार 2026 में अब तक करीब 6.38 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है और ये अपने आप में बड़ी सफलता भी है। अभी फोकस तस्करों की अवैध आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने पर भी है। इसी सिलसिले में दिनांक 20 जून 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कनलोग स्थित एक होम स्टे में छापेमारी कर भटिंडा निवासी गोपाल कुमार को लगभग 16 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की जांच में बैकवर्ड लिंकेजेस स्थापित करते हुए चिट्टे की इस खेप के पेडलर गुरवचन उर्फ गुरु निवासी भटिंडा को मोहाली से गिरफ्तार किया गया और वहीं पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 162 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आगे की वैज्ञानिक तकनीकी मानवीय सूचना आधारित जांच में दोनों आरोपियों को भटिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ कर्णी बरार के लिए नशे के नेटवर्क को चलाने का खुलासा हुआ, जिसे इस नेटवर्क का मुख्य सरगना पाया गया, जिस पर शिमला पुलिस द्वारा सुनियोजित तरीके से भटिंडा में एक जॉइंट ऑपरेशन करके दीपक कुमार उर्फ कर्णी बरार को भटिंडा से गिरफ्तार किया।
दीपक कुमार एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसके पूर्व में भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें से एक मामला 100 ग्राम चिट्टा तस्करी से भी संबंधित है। दीपक के बैंक अकाउंट में 6 महीने की अवधि में ही करीब 50 लाख के ट्रांजैक्शंस पाए गए, जबकि इस वर्ष से पूर्व उसके खाते में बहुत ही कम लेन देन था। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से भी ले लेते हैं, जहां आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर के दौरान अनोखा उत्सव देखने को मिला है। दरअसल भाईंदर दादर लोकल में ओमकार भजन मंडल ने अपनी 21वीं वर्षगांठ विशेष अंदाज में मनाई। ट्रेन के भीतर देवी की विधिवत पूजा अर्चना की गई और 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया। तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। आरती के दौरान लोकल का माहौल भक्तिमय हो गया। इसके बाद मंडल से जुड़े लोगों ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को गुलाब के फूल बांटे। देखते ही देखते रोजमर्रा का सफर भक्ति और उत्सव में बदल गया। इस विशेष मौके पर वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में लोकल ट्रेन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन इस आयोजन ने सफर को यादगार बना दिया। 21 साल पुरानी भजन मंडल की परंपरा का यह अनोखा उत्सव यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। ये भी अनोखा उत्सव है। चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।